बैक डियर स्टूडेंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, है ना, ये हमने सीख लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, है ना, दो तरीके की हो सकती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, और दूसरा हमारे पास था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमने पढ़ लिया था। देन हमने पढ़ा था कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा था, FKS, CGS, SI सिस्टम, है ना, और MKS, ये सारे सिस्टम में स्टडी कर लिए थे। फिर आपको मैंने बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती है, 7 होती है, उनका SI यूनिट, उनका नेम और किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। और एक रूल भी आपको बताया था कि अगर वो SI यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, तो आपको बताया था कि साइंटिस्ट के नाम का पहले अल्फ़ाबेट स्मॉल आता है, ठीक है, और जब हमको SI यूनिट में सिंबल में लिखना है तो कैपिटल A बना लेते हैं। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमको और समझनी है अभी भी अपने टॉपिक में आने से पहले, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय नेचर 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है, समझो, आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय नेचर 2 टाइप की हो सकती हैं, इवन 3 टाइप की होती है, एक वेक्टर, एक स्केलर और एक टेंसर। वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। सो लेट्स सी। अब हमको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें समझनी है और फिर धीरे धीरे हम फिजिक्स के हैबिचुअल होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या समझ रहा है, हम टॉपिक पे आ रहे थे कि बाय द नेचर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। समझते हैं। उससे पहले हमको क्या समझ रहा है, सबसे पहले बच्चों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। और ये हमको किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हमको क्या देता है, इट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ साइज़। ये उस चीज़ के साइज़ के बारे में हमको आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कुछ शुगर लेकर के आओ, आप बोलेंगे कितना, कितना मतलब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, साइज़, साइज़ पूछ रहे हैं ना, और तब मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 3 kg शुगर, कितना kg, तो आपको साइज़ पता चल गया, 3 kg के बराबर शुगर लाना है। सो हेयर आई हैव रिटन हेयर 3 and kg। व्हाट इज़ 3? 3 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड kg क्या है, यूनिट, SI यूनिट। kg क्या है, SI यूनिट। सो हेयर आई हैव रिटन 3 and kg टुगेदर नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ किस चीज़, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास। कल हमने पढ़ा था kg में किसको मेजर करा जाता है, मास को। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साइज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज स्केलर, देन वेक्टर, देन टेंसर। कौन कौन सी है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब हमको इनकी डेफिनेशन समझनी है और बनानी भी आनी चाहिए, तो कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले स्केलर की डेफिनेशन बहुत सिंपल, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड को ऐसे समझेंगे कि जिस चीज़ को समझने के लिए, किस उस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप सोचेंगे सर और क्या चाहिए होता होगा, और क्या चाहिए होता होगा, तो मैं कहूँगा डायरेक्शन भी चाहिए होती है साइंस में। तो फिजिक्स में तो हमको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हुए। आप लोग अभी 8th से 9th में आए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल नहीं आ पा रहा होगा, आ पा रहा है क्या, ठीक है। तो स्केलर को मैं वेक्टर के साथ समझाता हूँ, देखिए। और सेकंड हमारे पास होती है वेक्टर। कैसी फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड। लिखा है ना, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, एज वेल एज मतलब साथ में आपको डायरेक्शन भी चाहिए, अदरवाइज ये स्पेसिफाइड नहीं हो पाएगी, सही तरीके से नहीं समझी जाएगी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और स्केलर में सिर्फ क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब समझते हैं, देखो 2 चीज़ें लेता हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा है मास या लेंथ या टाइम एट्सेट्रा, ठीक है। और वेक्टर के उसमें मैंने लिखा है फोर्स, ये भी हमने पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट ये भी पढ़ना है, वेलोसिटी सब इसी चैप्टर में मोशन में पढ़ना है, एक्सेलरेशन भी मोशन में पढ़ना है हमने, ठीक है, एक्सेट्रा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फोर्स का। चलिए मान लीजिए कि ये एक वॉल है, ये किसी का घर है और ये उसकी छत है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मजदूर खड़ा है इस तरीके से, नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, ठीक है। इस जगह पे कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है। इसने मजदूर को बोला, इस आदमी ने, मालिक ने मजदूर को बोला दीवार गिरा दो। क्या बोला, दीवार गिरा दो। दीवार गिरा दो मतलब वो क्या लगाएगा दीवार पे, फोर्स। तो किस फिजिकल क्वांटिटी की उससे बात करी, फोर्स की,
है ना। फोर्स की बात करें, फोर्स लगा दो। मजदूर ने उससे पूछा ही नहीं किस तरफ फोर्स लगाना है, नहीं पूछा मजदूर ने, और मजदूर ने अपने मनमर्जी से फोर्स लगाया और मजदूर ने इधर दीवार को धक्का दिया और दीवार गई और सीधे इसके सर पे और बड़ो खोपड़ा ही फूट गया इसका, है ना, इसका सर ही फूट गया। समझ में आई कहानी। अब इसका सर फूट गया तो ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, इसे हॉस्पिटल में भेजा गया। ठीक है, बाद में ठीक हुआ। फिर इसने मजदूर को बोला कि भैया क्या कर दिया तूने, तो मजदूर ने कहा साहब मेरी क्या गलती, आप बता सकते हैं गलती किसकी थी। गलती इसकी थी। क्या गलती थी, इसको बताना चाहिए था कि किस डायरेक्शन में गिरा, बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, इसको डायरेक्शन बतानी चाहिए थी ना, बिल्कुल इसको समझाना चाहिए था मजदूर को कि अपनी तरफ दीवार को गिरा भाई, तो इसने बताया नहीं। तो आपको समझ में आया केस कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको स्पेसिफाइड करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समझ में आई कहानी, आई पक्का। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको नहीं पता चलेगा क्या चीज़ होती है, हम आगे सीखेंगे, बट इन जनरल आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ही है भाई। इसके लिए एटलीस्ट हमको एक आइडिया तो आ गया कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको स्पेसिफाइड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा, अब आते हैं स्केलर पे। मैंने आपसे कहा कि 3 kg शुगर लेकर के आओ, क्या बोला, 3 kg शुगर चाहिए मुझे, तो आप पूछोगे कि लेफ्ट से कि ईस्ट से लाऊं कि वेस्ट से, पूछोगे क्या, ये तो कोई पूछने की चीज़ ही नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 3 kg शुगर, इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है। आप चाहो ईस्ट वाले दुकानदार से ले आओ, आप चाहो वेस्ट डायरेक्शन के दुकानदार से ले आओ। समझ में आ गई कहानी, पक्का आ रहा है समझ में। ठीक है, सो ये 2 बातें समझ में आई ना, ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि वेक्टर किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है और हम कैसे समझते हैं, और स्केलर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे में आते हैं। देखो तीसरा हमारी सीबीएसई की बुक्स में मेंशन होता नहीं है, बट ये होता है। आईसीएसई की बुक्स आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, किसी आप अच्छे राइटर्स की बुक देखेंगे तो आपको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, टेंसर। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायरेक्शन, और कहाँ होती है इनकी डायरेक्शन जी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या लिखा है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। देखो मेरे हाथ में ये बुक है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ उधर के लिए, मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, जिस तरफ ये मूव हो रहा है उधर हुई ना। ठीक है, अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जिसकी डायरेक्शन सारी डायरेक्शन में बन जा रही हो। सोचो, दिमाग लगाओ, शाबाश। एयर नहीं, सोचो, एयर की तो एक ही डायरेक्शन, या तो इधर ही होगी या इधर ही जाएगी। विंड जिसको हम बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ना। चलो बताता हूँ, देखो एक काम करो, एक हमने बलून ले लिया है ना, और ये हमारा इन्फ्लेटेड बलून, इसके अंदर हवा भरी हुई है, हमने फूंक मारी खूब सारी हवा। बर्थडे में बच्चे लोग बनाते हैं ना, अपने बलून बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, लास्ट में फोड़ देते हैं। जब भी फेयरवेल होती है स्कूल्स में, बच्चे खूब मेहनत से बलून फुलाते हैं, 9th वाले 10th वाले फोड़ देते हैं, 11th वाले बलून फुलाते हैं, 12th वाले फोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर पिन लगाई, छेद करा, तो हवा ऐसे आने लगी बाहर आती है। तो मुझे लगा कि शायद ये डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। अच्छा, किस चीज़ की डायरेक्शन है, प्रेशर। किस चीज़ की डायरेक्शन है, प्रेशर। भाई समझो ना, ये बलून, इसके अंदर आपने हवा को दबा रखा है ना, तो क्या है, उससे प्रेशर बना हुआ है। जैसे ही आप उसको बाहर निकलने का रास्ता छोड़ोगे, वो निकल जाएगी, है ना। तो हमको समझ में आया कि इसके अंदर, देखो आपने देखा होगा, आप साइकिल सब लोग चलाते हैं, टायर में हवा भरती है, तो वो एक लगाता है, उससे चेक करता है। क्या चेक करता है, प्रेशर। देखा होगा ना आपने, प्रेशर नापता है, वो लगाता है साइकिल में, और फिर उसमें जैसे घड़ी सी होती है, वो टिक टिक करके देखता है, कभी कम करता है, फिर दोबारा बढ़ता है, फिर ठीक करता है। तो प्रेशर नापा जाता है एयर का। क्या नापा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखना चाहा कि प्रेशर की डायरेक्शन किधर है, तो मैंने इधर छेद करा, तो एयर इस डायरेक्शन में निकलने लग गई, ठीक है। फिर किसी ने इधर छेद करा तो इधर भी निकलने लग गई, किसी ने इधर छेद करा, इधर निकलने लग गई। आप देखो, जिस भी डायरेक्शन में आप छेद करोगे, उसी डायरेक्शन में आपको प्रेशर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्रेशर की डायरेक्शन होती है। मैं पूछूंगा किस डायरेक्शन में, आप कहोगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में है। आई समझ में कहानी। सो प्रेशर इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज टेंसर। समझ में आई कहानी, पक्का। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब
इतना अगर आपको समझ में आया तो समझो कि हमने फिजिक्स का बेसिक समझ लिया है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझेंगे कि आज के बाद हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या फिजिक्स में? जल्दी बताओ क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में? अरे फिजिकल क्वांटिटीज़, यही तो पढ़े। फीलिंग्स पढ़ सकते हो क्या? हंसना रोना पढ़ना है क्या हमने फिजिक्स के अंदर? नहीं, क्या पढ़नी है? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जब भी आपका टीचर या मैं आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फोर्स पढ़ाने लगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ाने लगा, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। आपको पता है फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, लॉज भी पढ़ेंगे हम, लॉज अलग चीज़ है ना, फोर्स एक्सेलरेशन इस तरह की। तो आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मस्ट। नंबर 1, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2, आपको उसकी एसआई यूनिट आनी चाहिए कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। नंबर 3, आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, अगर कोई फॉर्मूला उसका होता होगा तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और नंबर 4, आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। नेचर मतलब वेदर इट इज़ वेक्टर और स्केलर। कहानी समझ में आ रही है? हमेशा जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में 1 2 3 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सेकंड, उसके एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, उसका फॉर्मूला आपको याद ध्यान में रखना है। और फिफ्थ, उसका नेचर आपको आना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपको आ गई तो मेरा यकीन मानो फिजिक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी क्लास में हो, फिजिक्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ना। आप बोलोगे 8 से आसान तो अब हो रही है, ठीक है। चलो तो वापस आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ हमको पढ़ना है मोशन। क्या पढ़ना है? मोशन, जो चैप्टर का नाम ही है ना। अब सीखते हैं। पहले मुझे एक बताओ, आपने लिविंग थिंग्स जानते हैं? जानते हैं, बताइए। हाँ जानते हैं सर। एग्जाम्पल दे सकते हैं? सर ह्यूमन, वेरी गुड। और सर ट्रीज, और सर एनिमल्स, एंड ह्यूमन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल, है ना। हम भी जानवर ही है, सामाजिक जानवर। चलो ठीक है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आप कैसे पहचानते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? देखो ये क्या है? ये है नोकिया लूमिया 1520 का बॉक्स, ठीक है। ये कैसा है? नॉन लिविंग। कैसे पता चला? और मैं क्या हूँ? लिविंग। कैसे पता चला? कैरेक्टरिस्टिक ही से तो पहचानते हैं। जैसे जैसे आपने कहा सर ये जो तीनों है ना, इनमें ग्रोथ होती है सर, इनका डेवलपमेंट भी होता है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो बायो वाले टीचर आपको समझाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ लुक सिमिलर बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। लगते तो सेम है बट डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। चलो और क्या होता है? और कोई क्वालिटी बताओ मुझे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक में। चलो वेरी गुड, रिप्रोडक्शन। मतलब बायो में ज़्यादा जोर है इस बच्चे का, चलो कोई दिक्कत नहीं। रिप्रोडक्शन और बताओ। इनके कहने का तात्पर्य है रेस्पिरेशन, है ना। ब्रीथ क्या रहता है? रेस्पिरेशन। ब्रीथ इन करेंगे तो ब्रीथ आउट भी देखो, इनहेल होगा तो एक्सहेल भी होगा। रेस्पिरेशन, वेरी गुड। और क्या क्या सीखा आपने? ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वेरी गुड। और शाबाश 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 शाबाश। अच्छा ये तो आप इन तीनों को फोकस सोच करके बता रहे हो ना। एक ऐसी क्वालिटी बता दो जो इन दोनों में होती है, इसमें ह्यूमन ट्री और एनिमल्स में, बट ट्रीज में नहीं होती। ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में होती है, बट ट्रीज में नहीं होती। सोचो सोचो, शाबाश। एक ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जबकि तीनों ही लिविंग थिंग्स है। ह्यूमंस और एनिमल्स में तो होती है, लेकिन ट्रीज में नहीं होती। नहीं पता चला? मूव करना। क्या करना? मूव करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होता है कि नहीं होता? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा लालपानी की तरफ जो बच्चे रहते हैं उन्होंने तो खासकर देखा होगा, बाघ आया था, सुना है ना। बाघ आया था मतलब मूव करके आया था। किसी ने कभी बोला कि सर सुबह मेरे घर के आगे अचानक पेड़ आ गया, आज बेटा स्कूल क्यों नहीं आए? बेटा आज स्कूल क्यों नहीं आए? सर मेरे घर के बाहर ना बरगद का पेड़ आ गया था, गेट बंद कर गया था उससे, और तब हमको 4 घंटे लगे उसको भगाने में। ऐसा बोला किसी ने? आज तक नहीं बोला। तो इसी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन होती है ना। ह्यूमन भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, कुछ ट्रीज भी मूव करते हैं। अगर आपको शौक होगा डिस्कवरी देखने का तो आप वहाँ देखेंगे कि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाम तो मुझे याद है नहीं, ठीक है। तो कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लेता हूँ डिस्कवरी। आप लोग क्या देखते हैं? पोगो,
कार्टून नेटवर्क, बिग बॉस, ऐसे घटिया प्रोग्राम ना देखा करें और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें देखें, ठीक है। तो वापस आते अपने आज के टॉपिक पे। तो इसी को हमने स्टडी करना है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक बेटा, दैट इज़ कॉल्ड मोशन, दैट इज़ कॉल्ड मोशन, है ना। अब मोशन की डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हमको और समझनी पड़ती है कि हाउ वी कैन विजुअलाइज मोशन। हम मोशन को विजुअलाइज करते कैसे? देखो बेटा, फिजिक्स में जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं लिखवाऊंगा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही, बट उस डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं एक्स्ट्रा लिखता जाता हूँ। इसको आपको माइंड में रखना है। कहाँ रखना है? माइंड के अंदर रखना है, ठीक है ना। एग्जाम में तो हम टू द पॉइंट आंसर देते हैं, लेकिन उस आंसर तक पहुँचने के लिए हमको ये एक्स्ट्रा जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक भी वर्ड अगर स्किप हो गया तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो वापस आते हैं, हाउ वी कैन विजुअलाइज मोशन। बताइए आप मोशन को कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं? कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा। चलो मुझे देखो और मैं एक काम करता हूं। ये स्पॉट विजिबल है मेरे सर के ऊपर? दिख नहीं रहा स्पॉट? अब विजिबल है स्पॉट? क्यों नहीं हो रहा है? क्या चीज़ विजिबल है मेरे सर के ऊपर? मोशन लिखा हुआ विजिबल है। चलो एक काम करते हैं, आप उस मोशन को और मुझे देखना, हम दोनों लगभग एक ही सीध में होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। क्या मेरी पोजीशन चेंज होती हुई आपको दिखाई दी? हाँ दिखाई दी। अब सोचो ये सब कुछ कैसे हुआ? दरअसल आपके माइंड ने करा क्या? आपके माइंड ने पहले नोटिस करा कि मेरी पोजीशन इस मोशन जो लिखा हुआ था वर्ड इसके ठीक नीचे थी, ठीक है। फिर आपके माइंड ने देखा कि अब मैं उससे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया हूँ, देखा तो आपको पता चला कि भाई पोजीशन में चेंज हुआ है, यानी मैं मोशन करने लगा। समझ में आई बात? अब एक सीन और देखो, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। ये फिंगर दिखाई दे रही है, इसके ठीक आगे दूसरी फिंगर दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है, दो दिखाई दे रही है? चलो मैं दिखाता हूँ, ये दो है, देखिए अब कितनी दिखाई दे रही है? एक। अब मैं मोशन करवाने वाला हूँ, आप सिर्फ मेरी फिंगर्स को देखिएगा, पीछे बोर्ड मत देखना। सिर्फ क्या देखेंगे? मेरी फिंगर्स को, बोर्ड की तरफ देखना ही मत। आपको मेरी पीछे वाली फिंगर हिलती हुई दिखाई दी? पीछे वाली कि एक ही दिखाई दे रही है बस हिलती हुई? एक ही। पीछे वाली तो नहीं दिखाई दी ना, जबकि पीछे वाली मोशन में थी। मैं उसको यूँ लेके आया था, मैं दोनों को एक साथ लाया था, मतलब पीछे वाली भी तो लाया था, है ना। तो पीछे वाली ने मोशन करा था कि नहीं करा था? करा था। अब मुझे बताओ आपको मोशन दिखाई क्यों नहीं दिया? मोशन हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। पहले केस में भी हुआ था जब मैं मूव करा, और इस केस में भी हुआ था जब मेरी दोनों फिंगर्स मूव हुई। तो आपको दिखाई क्यों नहीं दिया? सोचो जरा, साइंस सोचने का ही तो है, और है ही क्या इसमें? क्यों नहीं दिखाई दिया? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी किसी बॉडी का मोशन हमको विजुलाइज करना होता है तो हमको चाहिए होता है एक चीज़। क्या चीज़? एक फ्रेम चाहिए होता है। फ्रेम क्या चाहिए होता है? एक फ्रेम। एक फ्रेम मतलब जैसे आपने अभी मेरा मोशन विजुलाइज करा तो ये एक फ्रेम था, ये पूरा, जिसमें आपने मुझे देखा और इस लिखे हुए वर्ड मोशन को देखा, ठीक है। ये एक पूरा फ्रेम था, ठीक है। फ्रेम होना चाहिए स्टेशनरी। कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। फ्रेम नहीं मूव करना चाहिए। समझ में आई बात? फ्रेम नहीं मूव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेम के अंदर हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। दैट शुड बी ऑल्सो एट रेस्ट, वो भी रेस्ट पे होना चाहिए, है ना। जैसे पहले वाले केस में मैं फ्रेम था और आपने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया? उस लिखे हुए मोशन को। वो रेस्ट में था और मैं मूव कर रहा था, है ना। कहानी आई समझ में? ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जो रेफ़र करेगा, जो बताएगा कि पोजीशन में कितना चेंज आया। जैसे आपने पहले केस में देखा था कि मैं रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में चले गया था, है ना, फिर मैं रेफरेंस पॉइंट के राइट में आ गया था, तो आपको दिख रहा था कि मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक। अब दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में देखो आपका फ्रेम क्या था? मैंने आपको बोला था कि सिर्फ फोकस मेरी फिंगर्स पे रखना, तो यही क्या था आपका रेफरेंस पॉइंट, बाकी कुछ आपने देखा ही नहीं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं फिंगर्स को मूव करता हूँ, क्या आपको पीछे वाली फिंगर मूव
करती हुई, देखो इस केस में दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है और ये स्टेशनरी है और पीछे वाली ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी होगा तो हमको ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर रेफरेंस पॉइंट भी मूव कर रहा है और मूविंग बॉडी तो मूव कर ही रही है तो हमको मोशन नहीं विजुअलाइज होता। कहानी आई समझ में? पक्का? तो इसका मतलब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मोशन को विजुअलाइज करने के लिए। क्या क्या? रेफरेंस पॉइंट जो कि रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी फ्रेम हमारे पास होना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहानी समझ में आई? पक्का? तो लिख ले डेफिनेशन, बताओ, आ जाऊँ डेफिनेशन पे? चलो बढ़िया से। तो देखो क्या, अ बॉडी, बॉडी मैंने आपको बताया था बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच इज अंडर कंसिडरेशन, जिसको कंसिडर करा जाता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी बॉडी को मोशन में बोला जा सकता है। कब बोला जा सकता है? इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन, अगर वो क्या चेंज कर ले? अपनी पोजिशन, विद रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में करा था उसने? ये क्या था? रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एट रेस्ट। रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, है ना, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और साथ में एक चीज और मेंशन कर लेते हैं, इन अ गिवन टाइम्स ऑफ, इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल्स, इन अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल्स। ये मैंने ऐसा क्यों मेंशन करा, ऐसा ये टाइम को क्यों मेंशन करा? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का मोशन, देखो ये क्या निकला अभी मोशन का डेफिनेशन, मोशन एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? अब फिजिकल क्वांटिटी है तो साहब इसको मेज़र भी करा जाता होगा, तो इसकी एसआई यूनिट भी हमको सीखनी पड़ेगी नहीं सीखनी पड़ेगी? वेरी गुड। एसआई यूनिट सीखने के बाद आप इसके नेचर को भी जानेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने टाइम इसलिए मेंशन करा क्योंकि देखो हम बोलते हैं कि हम अपने रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि हम कल आपके यहाँ आने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ पहुँचे, तो मान लीजिए वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी अभी तो दिल्ली से निकला हूँ, 3 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा, यही बोलते हैं ना, 3 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा। तो वो हमको क्या बता रहे हैं? सोच के देखो, वो बता रहे हैं कि मैं मोशन कर रहा हूँ और मेरी पोजीशन में चेंज होगा दिल्ली से कोटद्वार, जिसमें कि टाइम लगेगा 3 घंटा। आई बात समझ में? तो मतलब टाइम मेंशन करना जरूरी है अगर हम किसी की पोजीशन में चेंज देखना चाह रहे हैं। समझ में आई कहानी? आई समझ में? ठीक है। तो ये था हमारे पास मोशन। इसमें हमने समझा कि भाई मोशन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा ठीक। अच्छा, अब ये तो थी डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी विच इज़ इन मोशन। इसके अलावा और हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में, और क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, बताइए। मूवमेंट को जानते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ नोट पे लिखता हूँ। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग फास्टली, अगर कोई बॉडी बहुत तेजी से मूव हो रही है, जैसे ये देखो हाथ गया, जूम दिखाई दिया, जूम दिखाई दिया आपको, हाथ दिखाई दिया, ठीक है। अगर कोई बॉडी बहुत तेजी से मूव हो रही है तो हम कह सकते हैं इट्स मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, है कि नहीं? अगर कोई बॉडी बहुत फास्ट मूव कर रही है तो उसका मोशन आप बड़े इजीली देख सकते हो, दिखता है ना, अभी देखा था आपने। और सेकंड पॉइंट, इफ अ बॉडी इज मूविंग स्लोली कह सकते हैं, या दूसरा वर्ड हम कुछ, चलो स्लोली कह देते हैं ना, स्लोली ही बोल लेते हैं। स्लोली इट्स मोशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इजीली, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, क्योंकि आपने ऐसा लाइफ में कभी ऐसा ऑब्जर्व करा ही नहीं है। करा है क्या आपने ऐसा कोई मोशन ऑब्जर्व करा जो स्लोली 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 हो रहा हो? अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है?
पढ़ी है? ओके। आपने मुझे तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बताओ स्टार्टिंग में कितने कॉन्टिनेंट के बारे में बात होती है? आई थिंक 2 थे कि 3 थे? अच्छा, आप लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानते हैं? अर्थ के नीचे प्लेट्स होती है, आपने देखा होगा अर्थक्वेक क्यों आता है, या जो उसमें स्टोरी में दिखाया जाता है तो माउंटेन कैसे बन गई कि 2 प्लेट सरक सरक के एक दूसरे के पास आई और ऐसे चढ़ गई, है ना? और ट्रेंच क्यों बननी स्टार्ट हुई, खाई कैसे बनी? 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गई और वहाँ पे क्या हो गया, गड्ढा। तो ये सब इतनी जल्दी थोड़ी हुआ कि एक दिन के अंदर अंदर हो गया होगा, तो बहुत साल लगे। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे के धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बट बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है, बहुत स्लो। हाँ, हो रहा है ऐसा। आप देखिएगा अपनी ज्योग्राफी में, आपको धीरे धीरे समझ में आ गया, चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, है ना? तो जो मोशन बहुत स्लो होगा वो कैसा होगा? वो आसानी से ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता, है ना? वो आसानी से ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता, मतलब कम टाइम में नहीं देख सकते आप। लेकिन जो मोशन बहुत फास्ट हो रहा होगा उसको आप बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहानी आई समझ में? ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? अब हम मोशन के अंदर और धीरे धीरे उसके डेप्थ में जाते जा रहे हैं और फील करने की कोशिश करेंगे मोशन किसे कहते हैं। देखो, अभी हमको खाली डेफिनेशन से समझ में आया कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इन द गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, ठीक है? अब आगे क्या समझ रहे हैं? मोशन को देखो, एक बॉडी कैसे मोशन कर सकती है? मान लीजिए कोई चीज़ पॉइंट ए पे थी और वो बी तक जाना है, उसको अपनी पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन चेंज करना है तो इसे मोशन कहेंगे, है ना? वो ऐसे चली गई घूम घूम के, शक्तिमान बनी और यहाँ पहुँच गई। ऐसा हो सकता है? हो सकता कि नहीं हो सकता? ठीक है। फिर दूसरा कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जाना है, वो सीधा चले गया, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? तीसरा, एक ऑब्जेक्ट को फिर से ए से बी तक जाना है, वो यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर घूमा, फिर वापस आया, फिर घूमा, फिर वापस आया, फिर घूमा, फिर वापस, ऐसा चले गया, है ना? तो हमको समझ में कि मोशन तो भाई पता नहीं कितने टाइप का हो सकता है कि नहीं है? मोशन तो बहुत टाइप का हो सकता है, यही लग रहा होगा। चलो, अब मोशन कैसा हो सकता है किसी बॉडी का, इसको समझने के लिए फिर हमको 2 चीज़ें और समझनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? मोशन अब कैसा, अभी तक तो हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ बॉडी कैन डू, किस तरीके का मोशन एक बॉडी कर सकती है, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या समझना है? देखो, 2 छोटी सी चीज़ें समझनी है, 2 छोटी सी चीज़ें समझनी है, और वो क्या क्या है? तो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या समझ रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या चीज़ है ये? अरे बोलो, अरे सर फिजिकल क्वांटिटी है। अब यही तो पढ़ाओगे इसमें, और क्या पढ़ाओगे, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड समझ रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं? और समझना है डिस्प्लेसमेंट, वो बाद में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड तक ही समझ पाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुई? देखो सुनो ध्यान से। मैं हूँ कोटद्वार में, कहाँ हूँ? कोटद्वार, और मुझे कहाँ जाना है? दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली। ये हूँ मैं यानी सर, ये वाला सर नहीं, पढ़ाने वाले सर, और ये है प्राची यानी मेरी स्टूडेंट। 2 लोग हैं हम, ठीक है? मैं निकला कोटद्वार से, गड्डी लेके रास्ते पे सड़क पे मोड़ आया। नहीं, मैं निकला कोटद्वार से और रोडवेज की बस में नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, प्राची को भेजूँगा। प्राची गई रोडवेज की बस में और ये ऐसे करके पहुँच गई, ठीक है? सीधा सीधा रास्ता जाएगी, रोडवेज की बस क्यों घूमेगी कहीं, है ना? जहाँ उसे जाना है मेन रूट से हो जाएगी। और प्राची ने कवर करा 300 किलोमीटर। कितना कवर करा? 300 किलोमीटर, कोटद्वार से दिल्ली पहुँच गई। अब प्राची ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं तो रास्ते में अभी आ रहा हूँ। तो प्राची ने पूछा इतना टाइम कैसे लग गया? तो मैंने उसको बताया, देख मैं ऐसे घूम के आ रहा हूँ। मैं पहले कोटद्वार से निकला, मैं नजेबाद गया, फिर नजेबाद से मैं धामपुर चले गया, धामपुर से काशीपुर चले गया, काशीपुर से वापस मवाना आया। मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, मवाना सुना था कभी रोडवेज की बस में नाम। और तब जाके मैं गाज़ियाबाद और तब जाके दिल्ली पहुँचा, ठीक है? मैंने ऐसे मोशन करा मस्ती मारते हुए, प्राची सीधे चली गई 300 किलोमीटर में। और मैंने कवर करा, मैंने कितना डिस्टेंस करा? देखो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, मैंने कर लिया 600 किलोमीटर, ठीक है? आई बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, कोटद्वार से दिल्ली के बीच का कितना है? कितनी है बताओ? 300 क्या किलोमीटर। क्या है? डिस्टेंस है। तो ये क्या था जो मैंने कवर करा? अगर कोटद्वार टू दिल्ली की डिस्टेंस, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आम व्यक्तियों की तरह बात करूँ कि कोटद्वार से दिल्ली की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो जो मैंने ट्रैवल करा उसको मैं क्या कहूँगा?
कि मैंने 2 बार ट्रेवल कर लिया क्या? नहीं ना, मेरे हिसाब से कितना है 600, प्राची के हिसाब से कितना है 300। तो असल में ये सीन क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर, यानी मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्राची। तो देखो ये असल में था क्या, इट वॉज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय सर, दैट इज 600 किलोमीटर। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, पाथ मतलब रास्ता, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब वो रास्ता कितना लंबा था जो सर ने ट्रेवल करा, दैट वाज 600 किलोमीटर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय प्राची। समझ में आई बात? सो हाउ वी विल डिफाइन द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। आई कहानी समझ में? ठीक है, तो लिख लूँ डेफिनेशन, कोई ये तो नहीं बोलेगा सर आपने याद करी, मैंने समझी और फिर आपको समझाई और फिर लिखी। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय आ मूविंग बॉडी। जो भी बॉडी मूव कर रही है ना, उसने कितना लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, पहली चीज इस फिजिकल क्वांटिटी की हमने क्या जान ली, डेफिनेशन। दूसरा क्या जानना है इसका, एसआई यूनिट। सो जान लेते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इज, बताओ क्या होती है, अभी लिखा तो हमने किलोमीटर। वेरी गुड, क्या होती है, किलोमीटर। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है, सुनो, सीजीएस सिस्टम मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो बता दो फिर सीजीएस में क्या होगी। अरे नाम से ही पता चल रहा है भैया, सेंटीमीटर। वेरी गुड, इन सीजीएस इट इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेंटीमीटर। बात आई समझ में, पक्का? अच्छा, डेफिनेशन सीख ली, एसआई यूनिट सीख ली, अब क्या बचा, फॉर्मूला बचा ना। तो फॉर्मूला तो इसका कुछ होता नहीं है, देखो सीधे सीधे मेजर करना पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे हाथ की लेंथ कितनी है, यहाँ से एक चींटी चली और यहाँ पहुँच गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, आप क्या करेंगे कि स्केल रखेंगे और मेजर कर लेंगे, यही तो करेंगे आप, है ना। तो इसका ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला तो है नहीं। ठीक है, फिर भी एक आध न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाऊंगा कि हम लिखते किस तरीके से। चौथा क्या बचा इसका, नेचर। क्या बचा, नेचर। ठीक है, नेचर भी जान लेते हैं साहब। सुनो, किसी ने प्राची से पूछा कि बाय बस कोटद्वार से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो प्राची क्या बोलेगी, 300 किलोमीटर बाय बस, ये तो बताएगी ना। अब उसमें लोग ये तो नहीं पूछेंगे कि कोटद्वार से दिल्ली जाते हुए बस से 300 किलोमीटर है या दिल्ली से कोटद्वार बस से आते हुए 300 किलोमीटर है। दोनों ही जगह से 300 है। आप कोटद्वार से दिल्ली बस से जाओगे तो भी 300 किलोमीटर पड़ेगा, और दिल्ली से कोटद्वार वापस बस में आओगे तो भी 300 किलोमीटर पड़ेगा। तो बताओ इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है ना। सो कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। समझ में आई बात? देखो फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होगी, इसका यही तरीका है कि हमको सोचना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से जो फॉर्मूला वाला पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था उसको समझ लेते हैं। टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप समझते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, और ऐसा न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, कहता है अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट बी। ओके, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम पॉइंट बी इट टर्न्स 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर मोर। ठीक है, ओके। ड्रॉ फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपको एक फिगर बनाना है, और फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी, कि इस मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो वो आदमी कहाँ पे मूव कर रहा है इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। मैं फिगर कहाँ बनाऊंगा, अपने बोर्ड पे, और आप कहाँ बनाएंगे, अपनी नोटबुक पे। कहाँ से चलाना स्टार्ट करें, इस कॉर्नर से, सेंटर से, उस कॉर्नर से, टॉप से, बॉटम से। आंसर कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो। अब बॉडी स्टार्ट्स इस जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कहीं पे भी रख लो। तो मेरा मन आया, मैंने यहाँ पे रखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यहाँ पे ए बना लेता हूँ, मैंने ये लिख दिया, दिस इज पॉइंट ए। सही है।
अब आगे उसने क्या बोला, इट मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ईस्ट कहाँ है, तो जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके इस तरफ में क्या होता है, सनराइज होता है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। आपके हाथ में नोटबुक होगी ऐसे, कैसे, ऐसे ही, है ना। तो नोटबुक में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ होता है, तो बना लेते हैं, वही हमको सीखना है। इधर ईस्ट, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, देन नॉर्थ, देन साउथ। जनरल ट्रेंड हम लोग यही लेके चलते हैं, ठीक है। ये बात हमको समझनी चाहिए, हमेशा हम ऐसे ही बनाएंगे, क्वेश्चन का भी यही मीनिंग होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, और वो कहाँ गया, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखो ये रहा पॉइंट, ईस्ट किधर है, इधर, तो वो ईस्ट की तरफ गया। अब मैंने अंदाजे से लिख लिया 3 किलोमीटर हो गया ईस्ट, और कहाँ पहुँचा, रीचेस टू पॉइंट बी, ठीक है। अब ध्यान देना आप किस तरफ चल रहे हो, ईस्ट, इस तरफ चल रहे हो ना, फेसिंग आपकी इधर होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला उसने, इट टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, तो ये रहा राइट आपकी तरफ और ये रहा लेफ्ट बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड की तरफ टर्न मारो तो आप किधर पहुंच जाओगे, नॉर्थ। तो 90 डिग्री टर्न मार के, यानी वो कहना चाह रहा था और नॉर्थ की तरफ गया, और कितना चले गया, 2 किलोमीटर्स, कितना चले गया, 2 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट का नाम है सी। उसने तो दिया नहीं, हमने अपनी तरफ से लिख लिया, इस पॉइंट का नाम क्या लिखा, सी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, है ना, ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बहुत सिंपल सा है, ट्रेवल्ड, इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या बोलती थी सर, इतनी जल्दी कैसे याद करेंगे, अरे बोल बोल के याद करोगे जैसे मुझे हो गई है ना। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। देखो इसका एक्चुअल पाथ कहाँ है सर, ए से बी और बी से सी। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ए बी प्लस बी सी, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू ए बी मीन्स, अब मैथ्स जानते हैं ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी होता, तो मैं लिख नहीं रहा, ए बी प्लस बी सी। बताओ ए बी कितना है सर, 3 किलोमीटर, बी सी कितना है, 2 किलोमीटर, आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर। सो ये हो गई जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कहानी आई समझ में, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी बाय नेचर 3 टाइप की होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है और टेंसर होती है। उसके बाद हमने मोशन को जाना, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट किसे बोलते हैं, फ्रेम किसे बोलते हैं। फिर हमने जाना कि मोशन को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको क्या क्या जानना पड़ेगा। हमको डिस्टेंस चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल की ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की डेफिनेशन किस तरीके से बनाई जाती है ना। सो ये सब आपको बिल्कुल अपने टिप्स पे रखना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, और यकीन मानो कि बहुत इजीली हम लोगों को फिजिक्स समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बार बार चेक करते रहें कि आपकी क्लास 9 की मैथ्स की प्लेलिस्ट में तो कुछ नई वीडियो आई होगी, आपकी क्लास 9 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में कुछ नई वीडियो आई होगी, केमिस्ट्री में कोई नई वीडियो अपडेट हो गई होगी, तो आपको बेटा रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है। ओके, see you in the next video. Till then, goodbye, have a nice day and Jai Hind.